माया एकदम पागल हो चुकी थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ना कहीं उस जानवी के लिए ऋषभ उसे छोड़ ना दे। वहीं दूसरी तरफ दादी ने जानवी को अच्छे से समझा दिया था कि अगर जानवी अपने रिश्ते को बचाना चाहती है तो उसे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अब बच्चा ही था जो उसके और ऋषभ के रिश्ते को टूटने से बचा सकता था और दोनों को नजदीक ला सकता था। इधर घर पर जानवी ऋषभ से नाराज हो गई थी और दोनों के बीच प्यार भरी नोक-झोंक चल रही होती है। तभी ऋषभ धीरे धीरे जानवी की तरफ बढ़ रहा था और वो पीछे होते होते दीवार से जाकर लग गई। उसके दिल की धड़कन तेज थी और वो सोच रही थी कि उसे ऋषभ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तभी ऋषभ ने एकदम उसके नजदीक आकर उसके कान में कहा, मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो। अगर गर्म पानी से नहा लोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इतना कहकर वो उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। ये सुनते ही जानवी शर्म से पानी पानी हो गई। ऐसा नहीं था कि आज से पहले ऋषभ ने उसे बिना कपड़ों के नहीं देखा था, मगर आज भी वो ऋषभ से एक दूरी महसूस करती थी और उसी वजह से ऋषभ के सामने नहाना नहीं चाहती थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद नहा लूंगी। लेकिन ऋषभ तो आज मानने वाला ही नहीं था। उसने जानवी को अपनी गोद में उठाया और अंदर वॉशरूम में ले गया। ये तुम क्या कर रहे हो ऋषभ? प्लीज मुझे नीचे उतारो, जानवी जोर से बोली। लेकिन ऋषभ आगे बढ़ता रहा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसने जानवी को अंदर ले जाकर बाथ टब में बिठा दिया और रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, तुम खुद अपने कपड़े उतारोगी या फिर मैं तुम्हारी इसमें मदद करूं? ऋषभ का चेहरा देखकर जानवी समझ गई कि आज ऋषभ किसी की भी नहीं सुनेगा। इसलिए उसने हार मानते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं उतारती हूँ। फिर धीरे धीरे जानवी ने अपने कपड़े खोल दिए और आंखें बंद करके बैठ गई। ऋषभ उसके गोरे मखमल से बदन को देखकर मानो कहीं खो सा गया और जानवी की नहाने में मदद करने लगा। ऋषभ ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो जानवी? जानवी ने ऋषभ से इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं की थी। वो एकदम से हैरान रह गई। मैं और खूबसूरत? मुझे तो लगा था तुम्हें सिर्फ माया जैसी लड़कियां पसंद है। जानवी ने भी जानबूझकर ऋषभ को छेड़ने के लिए कहा। जानवी की ऐसी बातें सुन न जाने ऋषभ को क्या हुआ कि उसने जानवी को अपनी तरफ मोड़ा और देखते ही देखते उसके होठों को चूमने लगा। जानवी ये देख हैरान रह गई। उसका एक हाथ ऑलरेडी इंजर्ड था, इसलिए उसने दूसरे हाथ से ऋषभ को खुद से दूर धकेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऋषभ के मजबूत शरीर के सामने वो हार गई। वही ऋषभ उसे बेतहाशा चूमता जा रहा था। धीरे धीरे जानवी भी उसका साथ देने लगी, लेकिन आज ऋषभ इतना पैशनेटली जानवी को किस कर रहा था कि जानवी को एक पॉइंट पर सांस ही आना बंद हो गया। तभी ऋषभ ने उससे दूर होते हुए कहा, मुझसे भिड़ने की कोशिश मत करना जानवी, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें ऐसे किस कर करके बहुत सी सजा देता रहूंगा। जानवी तो ऋषभ का ऐसा रूप देख हैरान रह गई थी। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि ऋषभ इतना रोमांटिक भी हो सकता है। फिर जानवी ने कुछ नहीं कहा और ऋषभ उसको नहलाने लगा। फिर बाथरूम में जानवी को लपेटकर वो बेडरूम में ले आया। जानवी ने धीरे से कहा, मैं अपने कपड़े बदल लूंगी, अब तक की हेल्प के लिए शुक्रिया। लेकिन ऋषभ ने उसका बाथरूम खोल दिया और धीरे धीरे उसके नजदीक बढ़ने लगा। अभी भी ऋषभ जानवी को किस करना चाहता था, लेकिन जानवी ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज ऋषभ, ये सब मत करो, तुम जानते हो कि हमारा डिवोर्स होने वाला है। इतना कहते हुए जानवी की आंखें नम हो चुकी थी। वहीं ऋषभ को भी ये सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने जो जवाब दिया उसे सुन जानवी हैरान रह गई। ऋषभ बोला, अभी हॉस्पिटल में माया के सामने तो तुमने कहा था कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी, तो फिर मुझे अपने करीब आने से क्यों रोक रही हो? जानवी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम लड़कों में इमोशंस होते हैं या नहीं? आज कुछ कह दिया तो कल कुछ और कह दिया। ऋषभ चुपचाप जानवी की बात सुनता रहा। जानवी आगे बोली,
जब दिल किया मुझे डिवोर्स के लिए कह दिया, और आज दिल किया तो मेरे साथ रहने के लिए कह दिया। क्या कोई मजाक चल रहा है तुम्हारे लिए? इतना कहते कहते जाह्नवी की आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषभ धीरे से उसके पास आया और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इतना कहते ही उसने जाह्नवी की आंखों को चूमना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे को चूमते हुए उसके होठों तक पहुंचा। पहले बहुत प्यार से अपने हाथों से उसके होठों को सहलाया और उसके बाद उसे चूमने लगा। ऋषभ की छुअन में आज ऐसी बात थी कि जाह्नवी भी उसके साथ बहने लगी। फिर ऋषभ ने अपने कपड़े उतार दिए और जहां तहां जाह्नवी को चूमने लगा। जाह्नवी ने 1-2 बार ऋषभ से दूर होने की भी कोशिश की, लेकिन वो अपने प्यार के सामने हार गई और उसका पूरा साथ देने लगी। जाह्नवी की आहों की आवाजें ऋषभ को और एक्साइटेड कर रही थी। वो और गर्मजोशी से उसे प्यार कर रहा था, उसे चूम रहा था, उसके बदन को सहला रहा था। आज से पहले भी दोनों कई बार करीब आए थे, लेकिन आज की रात अलग ही मिलन की रात थी दोनों के लिए। दोनों एक दूसरे के सामने ही थे कि तभी ऋषभ का फोन बजा। जाह्नवी को समझते देर न लगी कि इतनी रात गए सिर्फ और सिर्फ माया का ही कॉल हो सकता है, लेकिन आज ऋषभ को जाह्नवी का होने से शायद माया भी नहीं रोक सकती थी। ऋषभ ने फोन स्क्रीन पर माया का नाम पढ़ा और झट से फोन काट दिया, लेकिन इसे ऋषभ की बदनसीबी कहें या कुदरत का माया को इशारा, फोन काटने की जगह उठ गया और अब सामने माया को इन दोनों की आवाजें साफ साफ सुनाई देने लगी थी। ऋषभ और जाह्नवी की चढ़ी हुई सांसें साफ बता रही थी कि दोनों इस वक्त एक दूसरे के आगोश में हैं। तभी उसे जाह्नवी की आवाज सुनाई दी, ऋषभ, मुझे दर्द हो रहा है। ये दर्द कब मीठे दर्द में बदल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जाह्नवी। थोड़ा इंतजार करो और मेरा साथ दो। ऋषभ की आवाज ने तो माया के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी थी। ये सुनते हुए माया ने जोर से फोन नीचे पटक दिया और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगी। माया की मॉम मोहिनी भागते हुए शोर को सुनाई। क्या हुआ माया? क्या हुआ तुम्हें अचानक? मॉम, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। माया बस रोए जा रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इन सब के बीच माया के जख्म से खून बहने लगा और अपनी बेटी को इतने दर्द में देख मोहिनी के दिल में तीर चुभने लगे। उसने जल्दी से माया को रोका और उसे अपने सीने से लगाया। शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तब माया ने रुंधे हुए गले से कहा, ऋषभ अब मेरा नहीं रहा, ना ही उसे मेरी किसी बात से फर्क पड़ता है। अभी वो इस वक्त उस जाह्नवी के साथ रोमांस कर रहा है और जब मैं उसे छूने की भी कोशिश करती हूँ तो वो मुझसे दूर भागता है। मैं क्या करूं जिससे ऋषभ मेरा हो जाए मॉम, सिर्फ मेरा। इतना कहते कहते माया फिर से चिल्लाने लगी थी और मोहिनी एक गहरी सोच में डूबी थी। उसे माया के दर्द के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे इस वक्त माया को समझाना चाहिए था कि वो गलत है, लेकिन वो माया को कंसोल कर रही थी और ऐसे प्लान बना रही थी जिससे जाह्नवी और ऋषभ अलग हो जाए। तभी माया ने कुछ सोचते हुए कहा, अब एक ही रास्ता बचा है मॉम, जिसके बाद ऋषभ को मेरा होने से कोई रोक नहीं सकता। कैसा रास्ता माया? उसकी माँ ने बड़ी ही हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा। जाह्नवी का खून करके। माया की बात सुन मोहिनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शट अप माया, खबरदार जो ऐसी हरकत करने का सोचा भी। मोहिनी ने लगभग माया को डांटते हुए कहा। माया ने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर आप उसे विमेन ट्रैफिकिंग वालों के पास भेज दो। वो लोग उसे ऋषभ से हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जाएंगे और जहाँ से वो कभी वापस ना आ पाए। माया की ऐसी बातें सुन मोहिनी हक्का बक्का रह गई थी। इस वक्त माया किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। वो इतनी बेचैन थी जिसमें वो कोई भी गलत काम कर सकती थी। इसीलिए मोहिनी ने उसे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, कुछ भी करने से पहले मेरी इस बात को गांठ बांध लो। माया बहुत ध्यान से अपनी माँ की बात सुनने लगी। देखो माया, जिस दिन जाह्नवी के हाथ में चोट लगी उसके अगले ही दिन किसी ने तुम पर हमला कर दिया। इसका मतलब समझती हो?
माया ने ना में सिर हिला दिया। बेटा, इसका मतलब साफ है कि कोई है जो ये जानता है कि तुम जानवी से नफरत करती हो और उसका नुकसान करना चाहती हो। कोई है जो तुम पर नजर रखे हुए है। अभी उसके हाथ में चोट आई थी तो कोई तुम्हारा हाथ तोड़ गया। अगर तुमने उसका बाल भी बांका करने की कोशिश की तो वो तुम्हें भी जान से मार सकता है। ये सुनते ही माया के होश ठिकाने आए और वो अपनी माँ की बात पर गौर करने लगी, जो बिल्कुल सही बात थी। फिर माया ने कुछ सोचते हुए कहा, तो आप क्या चाहती हैं, हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें? मोहिनी ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है। हमारी एक चूक तुम पर भारी पड़ सकती है। जहाँ माया और मोहिनी सोच में बिजी थे कि वो जानवी को ऋषभ से कैसे अलग करे, वहीं दूसरी तरफ अपने बिस्तर पर बिना कपड़ों के मौजूद ऋषभ और जानवी एक दूसरे के हो रहे थे। इस वक्त उनके बीच कोई नहीं था सिवाय प्यार और अपनेपन के। ऋषभ ने गौर से जानवी का चेहरा देखा, जहां पसीने की बूंदों ने अपना घर बना लिया था। ज्यादा थक जाने की वजह से जानवी उसी वक्त नींद के आगोश में समा गई, लेकिन ऋषभ बहुत प्यार से उसके चेहरे को निहारता जा रहा था। ऋषभ ने बड़े प्यार से जानवी के माथे को चूमते हुए कहा, जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम हर रात सपने में राहुल को पुकारती हो। तुम सोच भी नहीं सकती कि वो मुझे कितना दर्द देता है। दिल तो करता है उस राहुल का खून कर दूं, जिसने तुम्हारी रातों की नींद पर कब्जा किया है, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं, कुछ नहीं कर पाता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की रात तुम्हें सपने में राहुल नहीं बल्कि ऋषभ दिखाई देगा। इतना कहते हुए ऋषभ दूसरी तरफ लेट गया। उधर मोहिनी ने पुलिस स्टेशन में फोन किया और इंस्पेक्टर से पूछा, क्या मेरी बेटी पर हमला करने वाले का कुछ पता चला है? इंस्पेक्टर ने निराश होते हुए कहा, मैडम, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैमरा में उस आदमी की सिर्फ पीठ दिखाई दे रही है, इसीलिए उसका पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही उस हमलावर को हम गिरफ्त में ले लेंगे। मोहिनी ने फोन काट दिया और सोचने लगी कि आखिर कौन है वो शख्स जो जानवी के लिए किसी पर हमला भी कर रहा है। अगर मेरे हाथ वो आदमी लग गया तो हो सकता है मुझे जानवी के बारे में कुछ ऐसा पता लग जाए जिससे उसे ऋषभ से दूर करना ज्यादा मुश्किल ना हो। वही अगली सुबह जानवी की आंख खुली तो उसके पूरे बदन में दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी थकी हुई है। फिर ये याद करते ही कल की रात उसके और ऋषभ के बीच क्या हुआ है, जानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने। लेकिन इस वक्त ऋषभ रूम में नहीं था, मगर उसे किचन से कुछ आवाजें आ रही थी। वो समझ गई कि ऋषभ उसके लिए उसकी पसंद का खाना बना रहा होगा। उसे ऋषभ से फिर से प्यार हो रहा था और उसकी इन हरकतों से एक अलग ही खुशी अनुभव कर रही थी। फिर फ्रेश होने के बाद वो जैसे ही बाहर गई तो किचन पर अपनी फेवरेट डिशेस को देख उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी ऋषभ पीछे से आया और उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, कैसी थी कल की रात, नींद तो आई ना? ऋषभ के सवाल ने जानवी को शर्माने पर मजबूर कर दिया था। वो बिना कुछ बोले चुपचाप कुर्सी पर जाकर बैठ गई और खाना खाने लगी। तभी ऋषभ अचानक से थोड़ा गंभीर हो गया और उसने जो कहा उसने उसके होश उड़ा दिए। आखिर ऐसा क्या कहा ऋषभ ने जानवी से? क्या माया और उसकी माँ उस शख्स तक पहुंच पाएंगी जिन्होंने माया पर हमला किया था? क्या उस शख्स का सच में जानवी से कोई ताल्लुक है? ये जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड। ऋषभ और जानवी के बीच की नजदीकियां कल अचानक से बढ़ गई। ऋषभ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि जानवी उससे नाराज है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से समा गए थे। जहां एक तरफ दोनों के डिवोर्स की बातें हो रही थी, वहीं दोनों इंटीमेट हो गए। जानवी उठकर बाहर गई तो ऋषभ ने
अपने हाथों से उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया हुआ था, जिसे देखकर जानवी बहुत खुश हुई और मन ही मन ऋषभ के लिए जो गुस्सा था वो भी खत्म हो गया। जानवी को देखकर ऋषभ ने उसे खाने के टेबल पर बिठाया और उसे खाना सर्व किया। दोनों ने अभी खाना शुरू किया ही था कि ऋषभ अचानक से गंभीर हो गया और उसने घूर कर जानवी को देखा। जानवी उसकी आंखों में सवाल को अच्छे से पढ़ पा रही थी। वो बेशक ऋषभ के साथ पिछले 3 सालों से थी, लेकिन वो उसकी रग रग से वाकिफ थी। उसने भी आंखों से ही ऋषभ से सवाल किया, जो भी दिल में चल रहा है तुम मुझसे पूछ सकते हो। ऋषभ ने धीरे से कहा, जानवी, मुझे लगता है हमें सीरियसली बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। दादी भी यही चाहती हैं और मैं भी। इतना कहते ही वो आराम से अपना खाना खाने लगा, लेकिन जानवी के मन में तो सवाल गोते लगाने लगे थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि पहले ऋषभ उसे खुद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करने को कहता था और खुद भी प्रिकॉशन लेता था, वहीं ऋषभ आज उसे मां बनने के लिए कह रहा है। अभी हाल ही में उसने डिवोर्स की बात की और अब बच्चे की। आखिर ऋषभ चाहता क्या है? जानवी आज रुकने वाली नहीं थी। उसने भी गला साफ करते हुए कहा, लेकिन फिर हमारे डिवोर्स का क्या? ऋषभ ने घूर कर उसकी आंखों में देखा। डिवोर्स कैंसिल। मुझे लगता है कि हमारा बच्चा ही हमारे बीच की दूरियों को खत्म कर सकता है। ऋषभ की बात ने जानवी के मन में एक आस तो जगाई, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने वो पल आ गया जब उसने माया को ऋषभ के बेहद करीब देखा था। जानवी झट से बोली, वो सब ठीक है ऋषभ, लेकिन तब तुम्हें माया को पूरी तरह से छोड़ना होगा, क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने पति को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। ये सुनते ही ऋषभ के खाते हुए हाथ अचानक से रुक गए। जानवी चुपचाप उसके हर एक्सप्रेशन को नोट कर रही थी। देखो जानवी, अब तुम बेवजह जिद कर रही हो। तुम भी जानती हो कि माया बीमार है। वो काफी डिप्रेशन से जूझ रही है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी बीमारी इतनी खतरनाक है कि वो खुद को मार भी सकती है। अभी ऋषभ ने बात पूरी भी नहीं की थी कि बीच में ही जानवी बोल पड़ी, दुनिया में ऐसे लाखों मरीज होंगे, क्या तुम सबकी इतनी फिक्र करते हो? ऋषभ ने उसको देखा और एक चुप्पी साध ली, लेकिन फिर कुछ पल के बाद बोला, लेकिन माया की बीमारी मुझसे जुड़ी हुई है। मेरी वजह से ही वो बीमार है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं उसे छोड़ नहीं सकता। इस बात ने जानवी को एक बार फिर तोड़ कर रख दिया। वो हल्का सा मुस्कुराई, तुम उसे कभी नहीं छोड़ पाओगे ऋषभ, और मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं पाऊंगी। इतना कहकर जानवी ने मुंह मोड़ लिया। ऋषभ उसे कुछ पल देखता रहा और फिर चिड़चिड़ाते हुए बोला, हम पति पत्नी हैं जानवी, और हमेशा एक दूसरे से खुश नहीं रह सकते। वैसे भी मैं भी तुम्हारी बहुत सी बातें बर्दाश्त करता हूँ, जैसे कि राहुल को, जो हमारे बीच ना होते हुए भी हमेशा बीच है। ऋषभ की इस बात ने जानवी के चेहरे का रंग उड़ा दिया। वो हक्का बक्का रह गई थी। फिर थोड़ा गुस्से में बोली, राहुल इस दुनिया में नहीं है। वो 13 साल पहले ही हमें छोड़कर जा चुका है। उसके बाद भी तुम्हें अपने मन में वहम डालना है तो तुम्हारी मर्जी है। इतना कहते हुए जानवी ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे कि कुछ छिपा रही हो। उसे इस तरह से बर्ताव करते देख ऋषभ के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ गई, मानो उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानवी का गुस्सा समझ रहा था, लेकिन वो भी अपनी तरफ से मजबूर था। जानवी गुस्से में वहां से उठकर जाने लगी तो ऋषभ ने उसे रोकते हुए कहा, एक और बात थी जो मुझे तुमसे करनी थी। अब क्या रह गया है कहने को ऋषभ? जानवी थोड़ा अपसेट हो गई थी और वो उसकी आवाज से भी पता चल रहा था। ऋषभ ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, इस मंथ के एंड में मॉम का बर्थडे है, तो क्या तुम उनके लिए गिफ्ट लेने में मेरी मदद कर दोगी? जानवी का दिल तो कर रहा था कि वो साफ मना कर दे, लेकिन वो ऋषभ से इतना प्यार करती थी कि उसे कभी मना नहीं कर सकती थी। जानवी ने अपना सिर हिलाया तो ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऋषभ ने जल्दी से अपनी जेब से कार्ड निकाला और जानवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मॉम को बैग्स बहुत पसंद है, इसीलिए कोई भी ब्रांडेड बैग उनके लिए ले लेना। मैं तुम्हारे साथ चलता
लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम है। जानवी ने कार्ड वापस लौटाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं ले आऊंगी। लेकिन ऋषभ ने उसकी पॉकेट में कार्ड डालते हुए कहा, इसका पिन तुम्हारा बर्थ डेट है, मैं शाम को मिलता हूं तुमसे, और तुम दादी से भी मिलाना। इतना कहकर ऋषभ वहां से चला गया और जानवी उसे जाते हुए देखती रह गई। काश तुम समझ पाते ऋषभ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। इतना कहते कहते जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो उठकर अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में दादी आराम कर रही थी। तभी दरवाजे पर आहट सुन उन्होंने गेस्ट को अंदर आने के लिए कहा, लेकिन सामने मौजूद इंसान को देख वो हैरान रह गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि माया की माँ मोहिनी खड़ी थी, जिसके हाथों में बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसे देखते ही दादी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर गई, क्योंकि वो मोहिनी ही थी जिसने 3 साल पहले ऋषभ के एक्सीडेंट पर उन्हें कॉल करके कहा था, हम ये रिश्ता तोड़ते हैं माँ जी। आप खुद ही सोचिए, मैं अपनी खूबसूरत और होनहार बेटी को एक अपाहिज के साथ कैसे बांध सकती हूँ? मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ये सभी बातें एक बार फिर दादी के जहन में ताजा हो गई थी। वही मोहिनी चलकर उनके पास आई। कैसी हैं अब आप माँ जी? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने पर पोते या परपोती का मुंह देखे बिना नहीं मरूंगी मोहिनी, इसीलिए बिल्कुल ठीक हूँ। दादी का तंज मोहिनी को पल में समझ आ गया और उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई, लेकिन खुद को संभालते हुए वो आगे बोली, मैं आज आपसे एक जरूरी बात करने आई थी। दादी ने उसे घूरते हुए कहा, बोलो। माँ जी, मैं जानती हूँ 3 साल पहले जो हुआ उसकी वजह से आप हमसे बहुत नाराज हैं, और होना भी चाहिए, लेकिन मैं एक माँ हूँ माँ जी, और अपनी माया को यूं हर रोज मरते हुए नहीं देख सकती। इतना कहते ही माया जोर जोर से रोने लगी। दादी उसको बहुत अच्छे से जानती थी कि वो ये सब सिर्फ नाटक कर रही है। दादी ने भी उसे और चिढ़ाते हुए कहा, देखो मोहिनी, वक्त का फेर। तुम मेरे ऋषभ से रिश्ता इसलिए तोड़कर चली गई थी कि वो अपाहिज हो गया था, लेकिन अब देखो तुम्हारी बेटी कितनी बीमार हो गई है। ऐसे मरीज खुद को तो मार ही सकते हैं, लेकिन दूसरों को भी मार सकते हैं। माया की शादी अब होना बहुत मुश्किल है। दादी की बातें मोहिनी के दिल में किसी नासूर की तरह चुभी, लेकिन माया के लिए उसने फिर से कोशिश की। मैं आपके सभी तानों को सहने के लिए तैयार हूँ माँ जी, आप बस मेरी माया को माफ कर दीजिए और ऋषभ से उसकी शादी करवा दीजिए। ये सुनते ही दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत मोहिनी कि तुम ऐसी बकवास बात मेरे सामने करो? क्या तुम नहीं जानती कि ऋषभ शादीशुदा है? हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या आप ये नहीं जानती कि ये शादी नहीं समझौता है? हद से नहीं बल्कि बचपन से ऋषभ सिर्फ और सिर्फ माया से प्यार करता है। फिर आप क्यों दोनों बच्चों को एक नहीं होने देना चाहती? मोहिनी ने अपनी बात दादी के सामने रखी। दादी ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि मैं अपने पोते का भला चाहती हूँ, और उसकी भलाई जानवी जैसी समझदार लड़की के साथ रहने में है, माया के साथ नहीं। जो लड़की बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ गई, वो उसकी खुशियों के वक्त में उसके साथ रहना डिजर्व नहीं करती। उसकी खुशियों पर सिर्फ और सिर्फ मेरी जानवी का हक है, समझी तुम? मोहिनी आगे कुछ बोलने वाली थी कि दादी ने हाथ से उसे चुप रहने का इशारा किया। मैं इस बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहती मोहिनी, और आज के बाद इस तरह की बेशर्म हरकत करने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहिनी भी एक पल के लिए दादी का गुस्सा देख हक्का बक्का रह गई। मोहिनी चुपचाप वहां से जाने लगी तो दादी ने उसे रोकते हुए कहा, जाते जाते एक और बात सुनती जाओ। अपनी बेटी को जाकर अच्छे से समझाओ कि जिसे वो खो चुकी है उसका कभी नहीं हो सकता, और ऋषभ भी अब माया से नहीं, सिर्फ और सिर्फ जानवी से प्यार करता है। वो सिर्फ हमदर्दी की वजह से माया के साथ है, और उसकी दया को प्यार समझने की भूल मत करना,
तुम माँ बेटी। ये सुनते ही मोहिनी ने गुस्से से दादी को देखा और पैर पटकते हुए हॉस्पिटल से बाहर चली गई। इस बुढ़िया की वजह से ही मेरी माया आज ऋषभ के करीब नहीं जा पा रही है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, खुद से बड़बड़ाते हुए मोहिनी ने कहा। वहीं जानवी एक बड़े से मॉल में ब्रांडेड बैग्स की शॉप में गई और उसने अपनी सास राधा के लिए बहुत सुंदर बैग खरीदा। राधा एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर थी। वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहती थी, इसलिए जानवी की कभी उनसे ज्यादा बात नहीं हुई थी। लेकिन जानवी इतना जानती थी कि उन्हें ब्रांड्स का बहुत शौक है, इसलिए उसने उनके लिए महंगा बैग खरीदा था। जबकि खुद जानवी बहुत सिंपल थी, क्योंकि वो पैसे की कीमत बहुत अच्छे से जानती थी और जितना दुख उसने अपने बचपन में पाया था, वो ऋषभ के पैसों को यूं ही नहीं खराब करना चाहती थी। जानवी पेमेंट करने के लिए काउंटर पर गई तो सेल्स गर्ल ने कहा, मैम 1 लाख रुपए हो गए। जानवी कार्ड देने लगी तो उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। अच्छा, तो इस तरह से मेरे ऋषभ के पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। जानवी इस आवाज को बखूबी पहचानती थी। ये किसी और की नहीं बल्कि माया की आवाज थी। उसने पलटकर देखा तो माया हमेशा की तरह वेल ड्रेस थी। उसने ब्रांडेड जीन्स और टॉप पहना हुआ था। माया ने जानवी के कंधे पर लटका एक नॉर्मल सा बैग देखा। खुद तो तुम्हारी औकात 1000 रुपए का बैग भी लेने की नहीं है और यहाँ तुम लाखों रुपए का बैग खरीदने आ गई हो। ऋषभ के पैसे हैं ये, तुम्हारे नहीं। सेल्स गर्ल भी माया की बात सुन हैरान रह गई। तभी जानवी ने बड़े प्यार से कहा, पहली बात तो तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली, और दूसरी बात, ऋषभ मेरा पति है। उसके पैसों को मैं खर्च करूं या गरीबों में बांट दूं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। माया गुस्से में दांत पीसने लगी। तभी जानवी आगे बोली, कम से कम मैं किसी और के पति के पैसों पर तो ऐश नहीं कर रही ना तुम्हारी तरह। माया ने गुस्से से जानवी को उंगली दिखाते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज, भूलो मत तुम किससे बात कर रही हो, अपनी औकात में रहो। जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी औकात का अंदाजा तुम लगा नहीं पाओगी माया, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकलो। माया जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा तुम खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझती हो, खुद को ईमानदार कहती हो कि तुम अपने दादाजी से सीखे आर्ट से बहुत पैसा कमाती हो, फिर अपने लिए बैग ऋषभ के पैसों से क्यों खरीद रही हो? जानवी ने एक लंबी सांस भरते हुए सेल्स गर्ल से कहा, आप एक बार इन मैडम को कार्ड पर लिखा नाम पढ़कर बता देंगी प्लीज? श्योर मैम। कार्ड पर नाम लिखा है जानवी। सेल्स गर्ल की बात सुनते ही माया के चेहरे का रंग उड़ गया और जानवी गर्व के साथ मुस्कुराने लगी। हो गई अब तसल्ली तुम्हें माया, क्या अब मैं अपना पेमेंट कर सकती हूँ? जानवी इतना कहकर सेल्स गर्ल की ओर मुड़ी ही थी कि माया आगे बढ़ते हुए आई और बोली, तो अब इस बैग को खरीदने के बाद तो तुम कंगाल हो गई होगी, है ना? जानवी का दिल कर रहा था कि वो उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दे, क्योंकि वो अब उससे और बहस नहीं करना चाहती थी। लेकिन माया जानबूझकर उसे प्रोवोक करती जा रही थी। इससे पहले कि जानवी माया को कुछ भी कहती, पीछे से आई एक आवाज ने दोनों को हैरान कर दिया। माया और जानवी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आखिर कौन था ये शख्स जिसे उस वक्त वहां देखकर माया और जानवी के होश उड़ गए? क्या जानवी और ऋषभ का रिश्ता बचेगा या माया की चालाकियां दोनों को दूर कर देंगी? आखिर कब करेगा ऋषभ जानवी से अपनी मोहब्बत, प्यार का इजहार? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।